तो अब हम पहुंच चुके हैं 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसमें देखिए cot थीटा इक्वल 7/8 दिया हुआ है, और क्योंकि cot थीटा की वैल्यू क्या होती है जो मैंने आपको बताया था, पढ़ो बच्चों पढ़ो हार्ड बुक्स के हिसाब से cot थीटा इक्वल होना चाहिए b/p। तो cot थीटा इक्वल b/p है जो कि गिवन है 7/8। अब क्योंकि ये तो इनका डिवाइड है, डिवाइड करने के बाद में जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है वो है। अब मान लीजिए आपके एग्जाम 10 है एक और आपके फ्रेंड के 15 है, तो हम बोलेंगे दोनों का रेशियो कितना है 2/3। ओरिजिनल मार्क्स नहीं है ये, ओरिजिनल मार्क्स तो 10 एंड 15 है। तो यानी अगर हम रेशियो में कोई चीज दी होती है या फिर इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में जो है, उसके लिए क्या करना होता है, एक सर्टेन नंबर होता है जो दोनों से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आ जाते हैं जो कि एग्जैक्ट है। हमें पता नहीं है वो कौन सा नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि वो k नंबर है जिसको दोनों से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर आ जाते हैं। तो बेस हम मान लेंगे 7k है और परपेंडिकुलर है 8k। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। अब हाइपोटेन्यूज की जगह हमें पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज को वैसे रखा, बेस की जगह हमने लिख दिया 7k की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया 8k की स्क्वायर। अब हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया 113k स्क्वायर आ रही है, 9 4 13 और 10 11 यस 113k स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल 113k स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना हुआ, हम इसका रूट कर देंगे तो 113k का रूट। अब देखिए k स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया है ना, तो 113 का रूट रह गया सिर्फ। अब हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ गई हैं, बेस पता लग गया, हमें परपेंडिकुलर पता लग गया, हाइपोटेन्यूज पता लग गया। अब तब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो इज इक्वल क्या आ गया, परपेंडिकुलर की जगह हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हमारे पास में 8k है वो रखा, और हाइपोटेन्यूज की जगह हमारे पास में 113 रूट 113k है वो रख दिया। तो हमारे पास में t/h की वैल्यू आ गई है 8/113 का रूट। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह लिख देते हैं 8/113 का रूट। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है हमें। ये आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है a प्लस बी माइनस बी का। जब एक की दो टर्म्स सेम टू सेम प्लस में और माइनस में दोनों इकट्ठी दी होती है तो फिर हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए cos थीटा इक्वल क्या हुआ, cos थीटा इक्वल b/h है, तो b की जगह हमने क्या लिखना है 7k एंड h हमारे पास में फिर से रूट 113k है, तो 7/√13 113 है ना। और ये फिर 1 एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो 7/√113। और उसके बाद में हमारे पास में आएगा a प्लस बी माइनस बी के हिसाब से करते हैं, बहुत इजी रह जाएगा। तो देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कितना है हमारे पास में 8/113 का रूट स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस 7/113 का रूट का स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, आप मेंशन कर सकते हो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला हमेशा लर्न होना चाहिए, नहीं तो आपको ये सॉल्व भी करना चाहिए, मान लो फॉर्मूला नहीं याद हो। फर्स्ट टर्म बाकी पूरी की पूरी टर्म प्लस 8/113 यानी सेकंड टर्म, फिर बाकी पूरी की पूरी टर्म। इस तरह से हम मल्टीप्लाई हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। फिर भी अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है तो आप मेरे को कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए 8/8 आ गया एंड ये 113 का रूट से जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अपॉन में 1 माइनस 7 7 14 एंड 113 रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर वाले का सिर्फ स्क्वायर हुआ क्योंकि इधर तो रूट लगा हुआ है तो इसलिए उसका स्क्वायर नहीं होगा। अब हमारे पास में वैल्यू क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 1 है, एलसीएम कैसे लेना है मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखिए नीचे एलसीएम आ गया 113 इंटू 1 113 माइनस 64। ऐसे ही जो नीचे वाले का लेंगे उसमें क्या है 113 माइनस 49 अपॉन में 113। अब देखिए क्या बन गया, ये ऊपर वाले में आ रहा है 49 अपॉन में 113, नीचे वाले में आ रहा है 64 अपॉन में 113। अब इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो बड़े वाले डिवाइड को क्या करना चाहिए, डिवाइड के फॉर्म में लिख लेना चाहिए। 64 अपॉन में 113 हमने इसको डिवाइड में लिख दिया क्योंकि ये डिवाइड में ही तो था पूरा।
अब इसको हम जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो यहाँ पे कर देती हूँ, मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या आगे वाली टर्म को पलट देना होता है, तो वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो 113 इनटू में 113 अपॉन में 64 कैंसिल हो गया, तो 49 अपॉन में 64 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं हम सेकंड वाला जो इसका टॉपिक है। ये जो सेकंड टॉपिक है वो कॉट स्क्वायर थीटा है। अब ये तो बहुत इजी है, कॉट की वैल्यू तो हमारे पास में दी हुई है ना, 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर है ये। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये आ गया 64, ये मेरे ख्याल से पीछे वाला आंसर भी यही आया था, सेम आंसर आया है। अब देखिए हम कई बार इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में ऐसे होता है कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आया। अब इसको क्या लिखें, कॉट थीटा स्क्वायर लिखें या कॉट स्क्वायर थीटा लिखें, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो इसका मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी जो एंगल है, एंगल को हम स्क्वायर नहीं करेंगे। यहाँ पे एंगल के अंदर स्क्वायर होने का मतलब है कि उसके जो कॉट की वैल्यू है वही चेंज हो जाएगी, जबकि इन्होंने कॉट थीटा सेम एंगल पे वैल्यू बोली गई है, यहाँ पे भी सेम एंगल की वैल्यू बोली गई है, उसको बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। इसलिए थीटा स्क्वायर नहीं होता, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारे पास में ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसका 7 का। आगे देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन है हमारे पास में 3 cot A = 4। अब हमें पता है cot A = क्या हुआ। अब देखिए cot A एक सिंगल टर्म है, इसको एक तरफ रखते हैं 4/3, A को cot से अलग नहीं किया जा सकता है, साथ में इसका एंगल हमेशा रहेगा। अब 4/3 हो गया, और क्योंकि ये रेशियो है और हमें पता है cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपन में परपेंडिकुलर, तो यानी हमारे पास में ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, ना कि ओरिजिनल बेस एंड परपेंडिकुलर। इसलिए हम मानते हैं कि कोई ऐसी सिंगल टर्म जिसको मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल बेस और ओरिजिनल परपेंडिकुलर आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये रेशियो है, ओरिजिनल वैल्यू के लिए हमें इसको किसी एक सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि हम यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो हम उसको k मान लेते हैं। तो हमारे पास में बेस आ गया 4k, परपेंडिकुलर आ गया 3k। अब हमारे पास में हाइपोटेनस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास में तीनों टर्म हो जाए तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह रख दिया 3k स्क्वायर, बेस की जगह 4k, हमारे पास में आ गया ये 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, यानी आ गया हमारे पास में 25k स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 5k, रूट ले जाएंगे उधर, तो यानी क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेनस = 5k। तो हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, हाइपोटेनस आ गया 5k। अब हमारे को प्रूफ करना है या फिर ये शो करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास में 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A। अब tan A क्या होता है, tan A की वैल्यू tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का अपोजिट होता है। हम साथ साथ में ये थोड़ी सी वैल्यूज को ध्यान में रखने की कोशिश करें तो दैट इज द बेस्ट। यहाँ पे देखिए sin थीटा कोसेक थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा sin थीटा का उल्टा होता है, कॉस सेक का, सेक कॉस का, tan थीटा कॉट थीटा का, कॉट थीटा tan थीटा का। तो यहीं से हमें पता लग सकता है कि ये क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा अगर 4/3 है तो tan थीटा हो जाएगा 3/4। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, या फिर अगर हम ये देखेंगे tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर की जगह हम रखेंगे 3k, बेस की जगह रखेंगे 4k। अब ऐसे भी हम करेंगे तो भी 3/4 आ रहा है, जस्ट उसका उल्टा अपने आप भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे 1 + 3k अपॉन में 4k का स्क्वायर, क्या वैल्यू बनी देखते हैं, 1 - 9 अपॉन में 16, k से k कैंसिल हो गया था, और अपॉन में 1 + 9 अपॉन में 16, एलसीएम ले लेते हैं, 16 ही आएगा एलसीएम, 16 यहाँ पे 1 कर लेते हैं, तो 16 - 9 कितना आ गया, 7 अपॉन में 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16 + 9 25 आ जाएगा अपॉन में 16। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको बड़े वाले डिवाइड को डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं, या फिर वैसे जो सेकंड टर्म है वो 4 टर्म से कटिंग हो जाती है, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 7/25। चाहे आप इसको बड़े वाले डिवाइड के फॉर्म में लिख के भी देख सकते हैं। तो हमारे पास में इसका वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 25। अब दूसरा वाला देखते हैं, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। अब cos की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, माइनस में sin स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस की स्क्वायर। अब देख लेते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4k, हाइपोटेनियस हमारे पास में आ गया 5k, माइनस में परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में 3k, और फिर से 5k का स्क्वायर। यानी अब देखते हैं 16, अब देखिए k से k कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है,
16 अपन में 25 माइनस में 9 अपन में 25 यानी कितना आ गया 7 अपन में 25, यानी ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 9th क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल एट बी लिखा हुआ है और tan ए इक्वल 1/√3 दिया हुआ है। अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें कुछ थोड़ा ध्यान से देखना आपने, यहाँ पे एंगल ए लिया हुआ है, यहाँ पे एंगल सी, फिर एंगल ए, फिर एंगल सी। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हमारे पास में कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रखनी है तो हमें ये एंगल को चेक करना होता है कि कौन सा एंगल दिया हुआ है। अब क्योंकि डिफरेंट एंगल्स है तो हमें क्या करना है, पहले हमेशा इस ट्राइंगल का जो गिवन है वो ट्राइंगल का फिगर बना लेना है। एंगल बी पे 90 डिग्री है और ए और सी आप कहीं पे भी ले लो, यहाँ ये यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, दो ही जगह पे आएंगी, किसी भी जगह पे किसी को भी पुट करो। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एंगल ए के बारे में बात करेंगे तो हमारे लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और दूसरा वाला बेस। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, दूसरा वाला बेस। लेकिन जब हम सी के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर सामने वाला इधर वाला हो जाएगा और बेस ये वाला हो जाएगा। अभी हम ए के लिए वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू देखते हैं। इसके लिए अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज अलग से बना लेनी चाहिए। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। अब देखिए पहले तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास में अब ए के सामने वाला परपेंडिकुलर आ गया बीसी, अपन में हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारे पास में एसी। ये हमारी साइन ए की वैल्यू है। उसके बाद में हम देखते हैं कॉस ए के लिए। कॉस ए के लिए बेस अपन में हाइपोटेनियस, ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन हमारे को बेस चाहिए तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी अपन में ए सी। ये बात समझ में आ गई होगी। ए के लिए बेस जो है वो ए बी है और ए के लिए परपेंडिकुलर है जो बी सी है, तो इस हिसाब से हमें फॉर्मूला में लगाना है। अब हम देख लेते हैं सी के लिए कॉस सी। अब देखिए सी के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे पास में सी के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस तो है ही। तो कॉस सी की जब हम वैल्यू देखेंगे तो बी अपन में फॉर्मूला वही है, लेकिन बेस सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए बेस हो जाएगा बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस यानी ए सी। और उसके बाद में साइन सी। साइन सी के लिए बेस देखिए सी के एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ही रखना है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी अपॉन में जो बेस हो जाएगा वो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो ए सी। तो ये हमारे पास में अलग अलग वैल्यूज आ गई हैं, एंगल ए के हिसाब से साइन ए की वैल्यू और एंगल सी के हिसाब से साइन सी की वैल्यू। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता है tan ए इज इक्वल क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास में 1/√3 और tan ए होता क्या है परपेंडिकुलर अपन में बेस। अब यानी हमें ये पता लग गया कि कुछ ऐसी टर्म यानी परपेंडिकुलर हमारे पास में 1k है और बेस हमारे पास में √3k है ना। तो हाइपोटेनियस का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कितना हो गया ये 1k² प्लस 3k² यानी क्या हो गया 4k², यानी हाइपोटेनियस कितना आ गया 2k, रूट हो जाएगा ये स्क्वायर तो 2k आ गया। अब हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ये हमारे पास में 2k है, ये हमारे पास में जो परपेंडिकुलर है वो 1k है ए के हिसाब से। देखिए यहाँ पे tan ए दिया हुआ है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा। tan ए की वैल्यू है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1k और बेस की वैल्यू कितनी है √3k। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ए के हिसाब से ए के एंगल्स पुट करने, साइड्स पुट करने। आप देखते हैं हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। पहले तो साइन ए की जगह हम क्या रखेंगे बी सी अपॉन में ए सी इनटू में कॉस सी, ये भी आ जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, प्लस में कॉस ए ये आ जाएगा ए बी अपॉन में ए सी इनटू में साइन सी यानी ए बी अपॉन में ए सी। बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, चलो अपने वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। ए बी अपॉन में ए सी स्क्वायर सिर्फ हमने उसका स्क्वायर कर दिया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। बी सी की कितनी वैल्यू है हमारे पास में 1k और ए सी की कितनी वैल्यू है 2k, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस में ए बी की वैल्यू है √3k और ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा 2k।
अब देखिए क्या बन गया ये 1, अब कैसे तो क्या कैंसिल ही हो गए दोनों, 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 यानी 1, यानी हमारे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 1/1, 4/4 यानी 1। और सेकंड पार्ट देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो क्वेश्चन सेकंड के लिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर दिया, बाकी सभी वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी क्योंकि बाकी जो गिवन इंस्ट्रक्शन है वो तो सेम ही है। कॉस ए की जगह हम अब इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ, कॉस ए की जगह मैं रख रही हूँ AB/AC, कॉस सी की जगह हमारे पास में है BC/AC, माइनस में साइन सी, साइन ए की जगह हम रखेंगे BC/AC और साइन सी की जगह रखेंगे AB/AC। सेम वैल्यूज ही आ रही है ना। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। AB की जगह हमने क्या रखना है √3 के, AC की जगह हमारे पास में है 2 के, इंटू में BC की जगह हमारे पास में है 1 के, AC की जगह फिर से क्या है 2 के, माइनस में BC की जगह हमारे पास में है 1 के, AC की जगह है 2 के, AB की जगह हमारे पास में √3 के और फिर से 2 के। अब देखते हैं हमारे पास में, देखिए ये के से के कैंसिल हो रहे हैं सारे, ये हमेशा ही कटेंगे। और उसके बाद में √3/4 माइनस में √3/4 क्या आ गया 0। ये यहीं से भी पता लग रहा था कि वैल्यू सेम आ रही है, एंगल सेम है तो फिर वो वैल्यू सेम है तो कट के 0 ही होगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें हमारे पास में ट्राइंगल PQR है। अब एंगल Q पे 90 डिग्री का एंगल है और उसके बाद में बोला है PR एंड QR गिवन है और PQ 5 है, तो PQ हम मान लेते हैं 5 है और उसके बाद में PR एंड QR। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इमेजिन कर लेते हैं, इसको X मान लेते हैं। अब देखिए PR प्लस QR हमारे पास में गिवन है, PR प्लस QR गिवन है 25, ठीक है, और PQ इक्वल 5 है। अब साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यूज निकालनी है। हमें पता है कि अगर हमने कोई भी वैल्यूज निकालनी है तो हमारे पास में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब क्योंकि एंगल P की बात चल रही है तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर हमारे पास में X हमने मान लिया है, बेस हमारे पास में 5 गिवन है और हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की जगह परपेंडिकुलर हमारे पास में x स्क्वायर है और बेस है हमारे पास में 5 स्क्वायर, ठीक है। अब एक और बात भी हमारे पास में गिवन है कि PR प्लस QR, PR यानी कितना है H प्लस QR कितना है X इज इक्वल 25 दिया हुआ है। अब देखिए अगर हमने H की जगह हम ये लिख दें 25 माइनस X यहाँ पे, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 25। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। सिंपल ब्रैकेट कभी नहीं सॉल्व होता है, हमेशा इसके अंदर फॉर्मूला से सॉल्व होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो ये कितना आ गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25। वैसे का वैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 50x इज इक्वल क्या आ गया 25 माइनस 625 यानी माइनस के 600। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 यानी x इज इक्वल 12 है। अब देखिए हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25 माइनस 12 यानी आ गया 13। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हमारे पास में 13 आ गया और x की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 12। और अब हम किसी की भी वैल्यू पता लगा सकते हैं। हमें पता है साइन P क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, एंगल P के सामने वाला ही परपेंडिकुलर है, तो 12 अपन में हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 13, ये हमारी साइन P की वैल्यू आ गई है। कॉस P बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारे पास में परपेंडिकुलर, ये सामने वाला बेस 5 हो गया अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 13। उसके बाद में ये tan P
P के सामने वाला परपेंडिकुलर आ गई 12 और बेस परपेंडिकुलर बेस है तो यानी 5, यानी हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ रही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब क्योंकि 10a इज इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। अगर हम कभी ऐसा बोल सकें कि परपेंडिकुलर हमेशा ही बड़ा होता है तो हम कह सकते हैं कि, या परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होता है तो हम कह सकते हैं कि वो लेस देन 1 रहेगा, और परपेंडिकुलर हमेशा बड़ा रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, तो इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ट्रू नहीं है। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है sec a इज इक्वल 12/5, और देखिए sec a इज इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब क्योंकि sec a इज इक्वल क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं sec a की वैल्यू कितनी होती है। sec a की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनियस अपन में बेस। अब क्योंकि हाइपोटेनियस क्या हुआ ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी क्योंकि वो हाइपोटेनियस है। कभी भी हाइपोटेनियस की वैल्यू छोटी नहीं हो सकती है परपेंडिकुलर और बेस से। अब इन्होंने जो लिखा हुआ है वो भी इसी तरह से लिखा हुआ है कि 12 ऊपर बड़ा नंबर दिया हुआ है, नीचे 5 छोटा है, तो इट इज पॉसिबल कि किसी एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस अपन में बेस के हिसाब से हाइपोटेनियस 12 हो जाए और बेस 5 हो जाए, ये पॉसिबल है, यानी ये ट्रू है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। अब थर्ड में लिखा है cos A इज द एब्रिविएशन ऑफ cosecant ऑफ एंगल A, ये गलत है। देखिए cos A कोसाइन A का एब्रिविएशन है, कोसाइन A का। cosecant जो होता है वो cosec थीटा होता है, जो कि हमने cosec थीटा जिसको बोलते हैं वो cosecant का है, cos A का है कोसाइन, तो ये वाला भी रॉन्ग है। आगे cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं होता है। cot A सिंगल टर्म है, cot और A का मल्टीप्लाई नहीं है। जैसे कि अगर हम एक पर्सन की बात करें, एक मैन की बात करें, तो मैन और उसका हेड वो एक मैन के पार्ट ही है, मैन के साथ में अगर मैन के बारे में बात करेंगे तो उसका हेड साथ में है। ऐसे cot अकेला कुछ नहीं है, cot A cot थीटा, cot की वैल्यू cot के एंगल के साथ ही होती है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को उसके थीटा के साथ में ही रखा जा सकता है, उसका प्रोडक्ट नहीं शो किया जा सकता उसको। आगे साइन थीटा इक्वल 4/3। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखिए अगर हाइपोटेनियस नीचे होगा तो वो हमेशा बड़ा होगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस से दोनों से बड़ी होती है। परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस जहां पे भी होगा वो हाइपोटेनियस अपनी बाकी वैल्यू से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस के हिसाब से परपेंडिकुलर 4 बना दिया है, हाइपोटेनियस को 3 बना दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। यानी ये किसी भी एंगल थीटा के लिए सही वैल्यू नहीं हो सकती है। अगर 3/4 होता तो वो सही हो सकता था। इसी के साथ ही हमारा ये वाला 8.1 चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट 8.2 हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।